मैं और आप इन्वेस्टमेंट करते ही प्रॉफिट बनाने के लिए, बट प्रॉफिट हमें मिलता कैसे है? दो तरीकों से। नंबर वन, डायरेक्ट प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो कि आप डायरेक्टली जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां से आ जाए, कोई खास मेहनत ना करनी पड़े, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। जैसे प्रॉपर्टी का रेंट, बैंक से मंथली प्रॉफिट जो आपको आता है, जो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जो पैसे आते हैं, आपको वो चेक देते हैं, आप जमा कराते हैं, म्यूचुअल फंड डिविडेंड देते हैं साल में एक बार, वो स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं, साल में एक बार देती हैं। इन सब चीजों का प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता है, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरा है इनडायरेक्ट प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जिसको हासिल करने के लिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा या कोई एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी खरीदी, कोई क्रिप्टो का कॉइन खरीदा, गोल्ड खरीदा, स्टॉक खरीदा, जितने में खरीदा आज वो उससे ऊपर चला गया है, मतलब प्रॉफिट हो गया है। लेकिन ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये एसेट को बेचना पड़ेगा, या अगर ये एसेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है तो इसमें से कुछ एसेट निकाल के हमें बेचना पड़ेगा ताकि ये प्रॉफिट हमारे पास आए। वरना नफा रहेगा किताबों में, कंपाउंड होगा, इसमें मैं बात करता हूं, बट नफा रहेगा किताबों में। इसको रियलाइज करने के लिए, निकालने के लिए हमें बेचना पड़ेगा। इस प्रॉफिट रियलाइज करने को कहते हैं कैपिटल गेन्स रियलाइज करना। फिर से एक चीज नोट करें, हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट है डायरेक्ट उस इन्वेस्टमेंट ने आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे दे दिए, तो इसका मतलब वो डिविडेंड है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर उसको निकालने के लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ता है, विच इज एसेंशियली उस चीज को बेचना पड़ता है, दैट इज कैपिटल गेन्स। अब क्योंकि स्टॉक्स की बात पे थे हम पिछली वीडियो में, तो वहीं से मैं आगे लेके चलता हूं। क्यों कुछ कंपनीज ज्यादा डिविडेंड देती है और कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती? याद है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एफएफसी, ईफर्ड, फर्टिलाइजर कंपनीज, बैंक्स आपको डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन सीमेंट कंपनीज जैसे लकी, टेक्सटाइल कंपनीज में से कुछ इंटरलूप, फूड कंपनीज, ये बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है, ये पैसा अपने पास रखती है। तो ऐसा क्यों करती है भाई, सच बताओ ना। तो हर कंपनी के स्पॉन्सर को, यानी मालिक जो कि ज्यादा क्वांटिटी शेयर होल्ड करते हैं या कंपनी को चलाते हैं, सबका दिल होता है डिविडेंड लेने का, क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उस डिविडेंड का 70, 80, 60% तो इन मालिकों के पास जाता है। तो ये पर्सनल लेवल पे अमीर हो रहे होते हैं, खर्च करने के लिए उनके पास पैसा होता है, बट उनका सोचने का तरीका फर्क होता है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर ये पैसा रखता हूं और ये बिजनेस 25-30% से ग्रो हो रहा है, तो क्यों मैं 100 रुपए आज निकालूं? 100 रुपए बीइंग एन एग्जाम्पल, मैं आज क्यों 100 रुपए निकाल लूं? मैं क्यों 10 साल बाद पहले 100 रुपए को 930 रुपए करूं? सेम कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, और फिर उसमें से 900 रुपए का डिविडेंड लो। अगर 25% मुझे साल का रिटर्न बन रहा है मेरे बिजनेस में, तब तक पैसा बिजनेस से पड़े रहने देता। उस वक्त जब मेरे पास बिजनेस में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, या मैं ऐसा बिजनेस बन गया हूंगा जहां पे नए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं 100% बांट दूंगा। लेकिन वो 100% आज से 9 गुना ज्यादा होगा। तो डिविडेंड देना या ना देना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है। अगर बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है तो कंपनी पैसा रोक लेती है अपने पास। वो कहती है पहले मैं भी तेजी से ग्रो कर लूं, जहां तक बिजनेस ग्रो करेगा वहां तक पहुंच जाऊंगी, और उसके बाद फिर डिविडेंड देना शुरू कर दूंगी। बट कुछ कंपनीज होती है जैसे फर्टिलाइजर की कंपनीज वगैरह, जो कि उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गई है, अब यहां से आगे ग्रो करना बहुत टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बांट देते हैं। इसलिए कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है और कुछ कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं। अब दो बहुत जरूरी बातें। नंबर वन, कम रिस्की क्या है? डिविडेंड कम रिस्की है या कैपिटल गेन्स कम रिस्की है? डिविडेंड्स। क्योंकि एक मिनट के लिए सोचें, जिन कंपनी से या जिन एसेट क्लासेस से हमें डिविडेंड मिलता है ना, वहां हमारा ताल्लुक सिर्फ एक होता है, विच इज कि वो जो साल का बिजनेस वो कंपनी कर रही है, या जो प्रॉपर्टी है जो हमें रेंट देके जा रही है, या एनएसएस का रेट है या बैंक का रेट है, बस हमें वो मिलता रहे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमारे शेयर की प्राइस के साथ, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है। हमारा ताल्लुक है वो जो नफा बने उसको अपनी जेब में लेके आ। स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट कंपनी कितना नफा बनाती है, क्योंकि हमारे रिटर्न सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से हमें मिलता है। ज्यादा रिटर्न, 70-80% रिटर्न हमें डिविडेंड के थ्रू मिल जाए। लेकिन कैपिटल गेन्स के बारे में मैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि कैपिटल गेन्स के लिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी। इस कंपनी का नफा होगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, राइट? क्योंकि नफा बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। ये जो हम 100 रुपए की भी एग्जाम्पल लेके बैठे थे, उसमें वो कंपनी का नफा जब 10
साल में 100 रुपए से 900 रुपए का होता है, तभी शेयर की प्राइस ऊपर गई हुई होगी ना 10 साल में। अगर नफा वहीं खड़ा रहा तो आज की जो रेट होगा वही होगा, राइट। लेकिन वहां पे एक और चीज का फर्क है, वहां पे मार्केट के मूड और मोमेंटम का भी फर्क है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट डायरेक्ट हमारी जेब में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट को रियलाइज करने के लिए हमें वो चीज बेचनी पड़ रही है बाजार के अंदर, और जब भी कोई चीज बेचनी पड़ती है जिसकी प्राइसेस लिस्टेड होती हैं, रोज चेंज हो रही होती हैं, वहां मार्केट का मूड और मोमेंटम बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन अचानक से किसी ने इंडिया में अटैक कर दिया, मार्केट का मूड एंड मोमेंटम खराब, मार्केट ने रिस्क लेना शुरू कर दिया, किसी पॉलिटिशियन ने गलत कमेंट दे दिया, रिस्क लेना शुरू कर दिया, जियो पॉलिटिकली कोई इश्यू खराब हो गया, मार्केट ने रिस्क लेना शुरू कर दिया, आईएमएफ ने इस क्वार्टर में पैसे नहीं दिए और कोई और चीजें करने को दे दिया, मूड एंड मोमेंटम चेंज हो गया। बजट के अंदर ज्यादा टैक्स लग गए या बजट के अंदर कम टैक्स हो गए, मूड एंड मोमेंटम चेंज हो गया। तो कैपिटल गेन्स इसलिए रिस्की है क्योंकि वहां पे हमें दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो कंपनी का नफा जिसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि कंपनी का नफा डायरेक्ट हमारी जेब में नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट के थ्रू घूम के आ रहा है, तो स्टॉक मार्केट का मूड एंड मोमेंटम ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद करें पुरानी डिस्कशन, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का मूड एंड मोमेंटम डज नॉट मैटर। अगर अर्निंग 100 रुपए की 900 रुपए की हो गई है 10 साल के अंदर, झक मरा के भी इस स्टॉक को ऊपर जाना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मूड एंड मोमेंटम मैटर्स, जो कि डिविडेंड में नहीं करता है। हर क्वार्टर में अगर आपको आके गिर जाता है तो हार्डली मैटर करेगा कि आपकी शेयर की प्राइस क्या हो रही है। आपको सिर्फ ये देखना है हर क्वार्टर में, यार 6 महीने में, साल में डिविडेंड आके गिर रहा है कि नहीं, राइट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग मुझसे अक्सर आके पूछते हैं कि क्या सही डिविडेंड वाली चीजें कंपाउंड नहीं होती है, या वो कंपनीज या वो चीजें जो अपना पैसा बांट देती है, क्या वो कंपाउंड नहीं होती है? वो भी कंपाउंड हो सकती है। कंपाउंडिंग का रूल ये था, जो चीज भी आप निकाल के खा नहीं लेते वो कंपाउंड हो रही है। यानी कि आपको डिविडेंड वाली चीज ने भी डिविडेंड दिया और आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं शेयर्स को वापस खरीद लें, अगले साल आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ज्यादा होंगे, राइट। सो दोनों चीजों में कंपाउंड होता है। एक जगह बेटर कंपाउंड होता है, एक जगह इतना बेटर कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड मिलता है वहां पे टैक्स कटता है। तो जब कंपनीज अपने पास ही पैसा रख लेती हैं, डिविडेंड नहीं देती हैं और अपने ही बिजनेस के अंदर लगा देती हैं, तो एक्स्ट्रा 15% टैक्स से बच जाती है, तो उनका पैसा तेजी से कंपाउंड होता है। लेकिन इसके अंदर रिस्क क्या है? मार्केट का मूड एंड मोमेंटम। कंपनी का नफा ऊपर जा रहा है, 3 साल से नफा ऊपर जा रहा है, आप इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये स्टॉक 2 गुना हो जाता है, लेकिन अचानक से मार्केट का मूड एंड मोमेंटम खराब हो जाता है, तो आपका नफा तो कंपाउंड हो रहा है बट शेयर प्राइस नीचे आ गई। दूसरे एंड के ऊपर हर क्वार्टर में, 6 महीने में, साल में एक कंपनी आपको डिविडेंड लाके देती है, जो कि उसके बिजनेस मॉडल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 15% आपको उसमें से टैक्स देना पड़ता है, बट आपका दिल मुतमईन है कि मेरे पास डिविडेंड आके गिर रहा है। अब आप इस पे मैन्युअल कंपाउंडिंग कर सकते हैं, यानी जैसे 100 रुपए का डिविडेंड आया, 15 रुपए टैक्स कट दिया, 85 रुपए मिले, आपने ये शेयर वापस खरीद लिया। अगले क्वार्टर में और डिविडेंड आया, तो आपने एक सेफ बिजनेस मॉडल के अंदर कंपाउंडिंग की। कॉस्ट क्या लगी? 15% एक्स्ट्रा टैक्स। दूसरा तरीका, अग्रेसिव बिजनेस मॉडल के अंदर अगर आपने कंपाउंडिंग करनी है तो आपने वही पैसे रहने दिए, कंपनी कंसिस्टेंटली उसको ग्रो करके अपना नफा ऊपर लेके जाती जा रही है, जो मैंने 100 रुपए और 900 रुपए पर शेयर की अर्निंग वाली हिसाब बताया था आपको। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। डिविडेंड यील्ड चाहिए अपने हिसाब से, सुकून से पैसे कमाने हैं तो डिविडेंड यील्ड कमा लो। बड़ा पैसा कंपाउंड करना है, बिजनेसेस को चूज करके इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। बट अब आपको समझने की जरूरत है कि जनरली स्पीकिंग स्टॉक मार्केट ऊपर कब जाती है और नीचे कब आती है, और इसमें आते हैं 2 बड़े कॉन्सेप्ट। इन 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो दूर से देख के आप बता सकेंगे भाई अब स्टॉक मार्केट ऊपर आने वाली है या स्टॉक मार्केट नीचे आने वाली है, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। सो वंस अगेन, हमेशा की तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये इन्वेस्ट कार का चैनल आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये सीरीज इज गोना चेंज हाउ यू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपको 3-4 दिन के बाद अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।